आपको हम बताएंगे आज कि इस लिमिटेड समय में कैसे फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर करें। लेकिन अभी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अभी एक ऐसा चैप्टर आएगा, ऐसा यूनिट आएगा जिसका वेटेज इसके बराबर है और मेहनत इससे बिल्कुल मतलब मान के चलो 10 गुना भी कम। और जो तुम पढ़ते हो ना 50 पुली 50 ब्लॉक PYQ देख लो, पिछले 10 साल के कितने पुली के सवाल आए हैं। 1 पुली रहती है, 4 पुली तो कभी पूछी नहीं गई, तो 4 पुली तो पढ़नी नहीं है। फ्रिक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और फ्रिक्शन वाले पोर्शन से क्वेश्चन भी कम आता है। रोटेशन तो छूना ही नहीं भाई, का फायदा क्या? रोटेशन को तो मैं सबसे नीचे रखूंगा, रोटेशन देखना ही नहीं। आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बता देते हैं, हर साल एक ही क्वेश्चन रोटेशन का आता है। मॉडर्न फिजिक्स के एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं। आप चौंक जाओगे नंबर ऑफ सवाल देख के इनके। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जोड़ लो आप। ये वो यूनिट है जो आपको राजा बना देगी मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में लोग कहते हैं सेमी कंडक्टर में बहुत डर लगता है। भैया सेमी कंडक्टर में तुमको किसने बोला? पहले डायोड पढ़ लो जाके। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सभी लोग बढ़िया होंगे, टेंशन में होंगे। टेंशन में होना भी चाहिए क्योंकि कल लगभग 50 दिन बचे हैं जेईई मेंस के पेपर में। 15 दिन यहां पे, 30 दिन वहां पे, 45 दिन, 4-5 दिन जनवरी का मान लेते हैं, कुल मिला के 50 दिन बचा है। उसी में जो लोग ड्रॉप किए उनको तो सिलेबस खत्म करने की आफत आई है कि कैसे कैसे सिलेबस खत्म करें। ये अलग बात है कि इस बार 3 अटेम्प्ट हो गए एडवांस लिखने के, लेकिन अभी तो जनवरी वाला अटेम्प्ट देना है ना भाई, टेंशन हो रही ना। और जो लोग बोर्ड में हैं उनकी अलग हालत खराब है, प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, बहुत सारा कुछ चल रहा है। तो समय कम है और एक्चुअली समय हमेशा ही कम रहता है। शुरुआत में जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो समय ज्यादा रहता है, उसका समय कम हो जाता है जब आखिरी में आते हैं, है कि नहीं? तो समय कम है। क्या है? समय कम है। अब करें क्या? इस समय को मैक्सिमम यूज करते हैं, खूब बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं और इसी लिमिटेड समय में बवाल मचाते हैं, है कि नहीं? देखो, लाइफ में सबके एक बार ऐसा मौका आता है जब रिंकू सिंह बनता है। वो 1 ओवर में 30 रन भी बना सकता है या आखिरी के मिनट में गोल कर सकता है, खेल कर सकता है। लेकिन उस आखिरी मिनट में या उस आखिरी ओवर के लिए हमें पहले से मेंटली तैयार रहना होता है, प्लान करके रहना होता है, अपनी स्किल पे भरोसा करना होता है। वही तुम्हें करना है। लेकिन ये सब ऐसे नहीं होता कि बैठे रहे, तपस्या कर रहे हैं और ज्ञान आ गया, मैं बैठा था मुझे ज्ञान आया। ये सब कुछ नहीं होता। सबके लिए प्लान करना होता है, सबके लिए प्लान करना होता है, सबके लिए एफर्ट डालना होता है, स्मार्ट खेलना होता है। तो आप मोटी मोटी बातें करते हैं कुछ। आपको हम बताएंगे आज कि इस लिमिटेड समय में कैसे फिजिक्स में मैक्सिमम स्कोर करें, कैसे मैक्सिमम स्कोर करें वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले जेईई मेंस में अब आएंगे 25 सवाल। अच्छी बात है, बुरी बात तुम खुद डिसाइड कर लो। देखो, तुम सुखी कभी नहीं रहोगे। क्यों? तुम किसी ना किसी चीज में कमी ढूंढ ही लोगे। तुम तो भगवान में कमी ढूंढ लो। अरे बताओ, इनके 4 हाथ हैं, है कि नहीं? तो देखो, 25 क्वेश्चन होना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। बुरी बात कैसे है कि अब आपको 25 के 25 सही करने हैं, या फिर अब आपका स्ट्राइक रेट बहुत तगड़ा होना चाहिए, मैक्सिमम स्कोर सही करना है। पहले क्या था, 30 में से 25 करना होता, थोड़ा हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे, लेकिन अब एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हो गए 25 सवाल। अच्छा, इन 25 सवाल में बंटवारा कैसे होता है? तो 25 सवाल जैसे हैं तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो 50% सवाल आसान आते हैं, बाकी के 25 से 30 या 35% सवाल मीडियम लेवल के होते हैं और बाकी के 15-20% जो होते हैं वो टफ होते हैं। ऐसा गेम चलता है। तो 50% सवाल तो तुम आसानी से कर ही सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, स्कोर देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों के फिजिक्स में माइनस में आते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो कि बस फॉर्म भरना उनका उद्देश्य है। तो भाई, फॉर्म भरना उद्देश्य मत रखो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, प्लान करो। जो 50% आसान सवाल उनको तो कर डालो और मीडियम लेवल के सवाल भी कर सकते हो। डिफिकल्ट सवाल में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन उसको भी प्लान करोगे, अगर आज की वीडियो पूरी देखोगे तो उसको भी हैंडल कर सकते हो मैक्सिमम तक। तो अब आपको मैं फिजिक्स में बताता हूं क्या क्या वेटेज है किन किन चैप्टर्स का। देखो, मैकेनिक्स, संसार को पता है वेटेज जो है ज्यादा होता है भी 25 से 30%, लेकिन अभी आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अभी एक ऐसा चैप्टर आएगा, ऐसा यूनिट आएगा जिसका वेटेज इसके बराबर है और मेहनत इससे बिल्कुल मतलब मान के चलो 10 गुना भी कम। ठीक है, मैकेनिक्स में 25 से 30% का वेटेज है। अभी मैं चैप्टर वाइज डिटेल में भी जाऊंगा कितने कितने क्वेश्चन कब कब आए हैं। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स 10 से 12%, चौंक जाओगे, भी नंबर ऑफ सवाल दिखाऊंगा कितने आए हैं। ठीक है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म 15 से 20%, 15 से 20% इनका वेटेज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट कुल मिला के 8 से 10% वेटेज। छोटी यूनिट भी तो है इसमें से। ये वाला चैप्टर तो आपको मतलब अभी इतना बिल्कुल आत्मा हिल जाएगी तुम्हारी। कितने क्वेश्चन आए हैं? वेव्स एंड ऑसिलेशन 5 से 7% वेटेज। लेकिन वेव्स एंड ऑसिलेशन को यही मत समझो, यहां भी वेव वाला पोर्शन इधर जोड़ सकते हो, तो इसका भी ठीक ठीक वेटेज है। मॉडर्न फिजिक्स 15 से 18% वेटेज। मैकेनिक्स में तुम 30-35% वेटेज देख रहे थे ना। कितने सारे चैप्टर, कितने भौकाली भौकाली चैप्टर। रोटेशन भाई साहब, रोटेशन वहां बैठा है, तब जाके 30% का वेटेज लेके बैठ रहा है। ये 15 से 18% का वेटेज। ये छोटे छोटे चैप्टर्स, वो चैप्टर्स जिनको तुमने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है। समझ पा रहे क्या कह रहे हैं? तो ये बहुत काम की चीज है तुम्हारे लिए। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, मैं तो इसको यूनिट डायमेंशन में ही समझ सकता हूं, ठीक है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में वर्नियर कैलिपर, एरर्स वगैरह निकालना वो हम यूनिट डायमेंशन में कर लेते हैं। फिर जो एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के सवाल जो होते हैं साउंड्स में आते हैं, वो वहां कर सकते हैं। थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के सवाल इधर उधर भी फैले पड़े होते हैं, लेकिन कुल मिला के वो एरर के आसपास ही घूम रहे होते हैं। तो ये भी मैं 3 से 5% जो है इसको मैं यूनिट डायमेंशन में ऐड कर सकता हूं, यूनिट डायमेंशन वाले चैप्टर में ऐड कर सकता हूं। तो ये तो मोटा मोटा वेटेज हो गया इन चैप्टर्स का, ठीक है। अभी मैं बाद में क्लब करके बताऊंगा कौन आसान से चैप्टर इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको बता दिया किस यूनिट का कितना वेटेज है। ऑप्टिक्स का 10 से 12%, मॉडर्न फिजिक्स का 15 से 18%। अगर मैं इन दोनों को क्लब कर लूं तो कुल मिलाकर 30% के आसपास का वेटेज बनता है, और बहुत ही आसान होता है भाई साहब। और वेव का 5 से 7%, इसको भी अगर इंक्लूड कर दें तो कितना हो गया भाई? 18-12 कितना होता है? 18-12 हो गया 30 हुआ ना, और 5 35 मिला के साथ 37। तो इन इतने का 37% वेटेज है, और पूरी मैकेनिक्स का इतना वेटेज नहीं है। और पूरी मैकेनिक्स का मान लो 10 गुना कम मेहनत करना पड़ेगा, और मजे ही मजे हैं, मजे ही मजे। तो इनको 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 मिला के 37% वेटेज, और मेहनत 10 गुना कम, मजे ही मजे। तो भाई साहब इसको पकड़ेंगे। खैर आइए हम आपको लेके चलते हैं क्वेश्चन लेवल पे। कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैंने यहां 2 रंग का यूज किया, लाल और नीला। लाल बताता है मैक्सिमम कितना क्वेश्चन आया इस चैप्टर से, ठीक है, अभी लास्ट के 2-3 सालों में, और ये बताता है मिनिमम कितना क्वेश्चन आया है। अगर आप देखोगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसमें एरर वगैरह सब इंक्लूडेड है, ठीक है ना, एरर्स और वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, ये सब इंक्लूडेड है। 35 क्वेश्चन मैक्सिमम, 26 क्वेश्चन मिनिमम, मतलब कंसिस्टेंट है भाई साहब। तो हमारे लिस्ट में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। अब बताओ भाई, तुम नीट की तैयारी करो या जेई की तैयारी करो, बोर्ड की तैयारी करो, कुछ भी करो, यूनिट डायमेंशन तो यार तुम्हें आता ही होगा, है कि नहीं? कितना आसान है। अगर तुम 11-12 की फिजिक्स पढ़े हो तो लगभग डायमेंशन तो तुम्हें याद ही रहती है ना। तो बहुत आसान चैप्टर और बहुत काम का चैप्टर यूनिट डायमेंशन। लिख लो कॉपी में भैया, यूनिट डायमेंशन पढ़ के जाना है। कम समय, एक दिन बैठो, 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए बैठो, पूरे पीवाईक्यू को डालो यूनिट डायमेंशन के, काम खत्म। तो लिखो यूनिट डायमेंशन तुम्हारी काम की चीज है, ठीक है। पहला आसान चैप्टर जिनको हम इन 50 दिनों में बढ़िया अच्छे से रिवाइज करेंगे, वो कौन है? यूनिट डायमेंशन। पहले नंबर पे किसका नंबर, किसका नाम? यूनिट डायमेंशन का। तो सबसे पहले नंबर पे मैं लिख देता हूं यूनिट एंड डायमेंशन। ये चैप्टर जो है हमारा सबसे मतलब का चैप्टर है, पहला। इसको हमने लिख रखा है ना, इसको सबसे पहले करेंगे। दूसरा, मोशन स्ट्रेट लाइन, 36 क्वेश्चन कंसिस्टेंट, 36 से 35 के बीच में। मोशन स्ट्रेट लाइन में वो वेक्टर वगैरह भी मैंने इंक्लूड करा है, वेक्टर है, मोशन स्ट्रेट लाइन का है, ये सारे सवाल इसी में ऐसे आते हैं, हर साल आता है। इसका मतलब ये सारी शिफ्ट मिला के है ना, जो 8-10 शिफ्ट होती है सबका मिला के है, तो लगभग 1-2 सवाल रहता ही रहता है। तो बताओ मोशन स्ट्रेट लाइन कितना गजब चैप्टर, और क्या खास बात, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं और आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता। मोशन एंड ग्रेविटी क्वेश्चन आता है, तो ग्राफ का क्वेश्चन आता है, तो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आता है। तो दूसरा हमारा आसान चैप्टर में आएगा कौन? 1D मोशन। क्या आएगा? 1D मोशन। अब मोशन इन प्लेन और सर्कुलर मोशन मिला के भी लगभग 30 से 25 सवाल आ जाते हैं, सर्कुलर मोशन की काइनेमेटिक्स मिला के।
2D में बहुत सिंपल सवाल आते हैं, वो भी रिलेटिव मोशन के आते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल के सवाल आते हैं। प्रोजेक्टाइल में कई सारे फॉर्मूले होते हैं, मुझे पता है तकलीफ होती है, लेकिन सवाल आता जरूर है, आसान होता है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, जिसको हम आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा लेंदी बैठता है लेकिन रिवीजन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं दूसरी कैटेगरी में रखूंगा 2D को। वैसे 1D 2D दोनों कर सकते हो, लेकिन 2D में थोड़ा फॉर्मूले ज्यादा होते हैं, तकलीफ ज्यादा होती है, तो 2D हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में है, लेकिन सेकंड वाली प्रायोरिटी लिस्ट में, क्योंकि थोड़ा बड़ा पड़ जाता है, थोड़ा रिवर स्विमर ये सब अबाल बवाल होता है, लेकिन कर सकते हो। लेकिन पहले इनको, फिर इन तक। आगे लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन में डिफिकल्ट फ्रिक्शन वाला पोर्शन होता है बस, बाकी पुली और जो तुम पढ़ते हो ना 50 पुली 50 ब्लॉक, पीवाईक्यू देख लो पिछले 10 साल के कितने पुली के सवाल आए हैं। एक पुली रहती है, 4 पुली तो कभी पूछी नहीं गई, तो 4 पुली तुम्हें पढ़नी नहीं है, लेकिन सर पढ़ाया तो गया है क्लास में। भाई साहब समय कम है, समय कम है, तो सिंपल सिंपल सवाल, मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल, डीपी बाई डी इज इक्वल टू एफ, रॉकेट प्रोपल्शन के सवाल, बहुत सिंपल सवाल जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के सवाल हो, वैसे सवाल आते हैं यहां से। ठीक है, और बहुत ज्यादा हुआ तो एक आध पुली लगा के इधर उधर कंस्टेंट वंस्टेंट का बहुत सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं। तो लॉज ऑफ मोशन मैं तो बोलूंगा आप रखो आसान चैप्टर्स में, आसान चैप्टर्स में रखो, बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, बस सेलेक्टिव पढ़ना होता है। पीवाईक्यू कर डालो बस लॉज ऑफ मोशन के। तो भाई साहब एनएलएम को मैं यहां रखूंगा, एनएलएम को यहां रखूंगा। फ्रिक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और फ्रिक्शन वाले पोर्शन से क्वेश्चन भी कम आता है, बहुत कम आता है, तो फ्रिक्शन को मैं यहां रखूंगा। फ्रिक्शन को थोड़ा कभी कभी अवॉइड कर सकते हो, लेकिन एनएलएम का बाकी पोर्शन जिसमें पुली ब्लॉक वेज और आप बोल सकते हो जिसमें डीपी बाई डी इज इक्वल टू एफ, वो वाला आप पहले रिवाइज कर लेना। अच्छा, वर्क एनर्जी। वर्क एनर्जी से देखो 16 से 13 सवाल तक आए हैं, सीधा सीधा टॉपिक होता है। क्या वर्क एनर्जी में आता है, तो पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड सवाल आते हैं, और या तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं, समझ रहे हो ना। या फिर इसमें अगर हम बोलें बोल सकते हो कि सिंपल सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम पे सवाल आता है और कुछ नहीं आता, तो इसको भी आसानी से रिवाइज किया जा सकता है, पीवाईक्यू पढ़ के रिवाइज किया जा सकता है। तो ये भी आपकी आसान लिस्ट में आ सकता है। वर्क पावर एनर्जी भी आसान लिस्ट में आ सकता है, बहुत आसानी से रिवाइज किया जा सकता है बिना ज्यादा मेहनत के। रोटेशन, रोटेशन, रोटेशन तो छूना ही नहीं भाई, का फायदा क्या, रोटेशन को तो मैं सबसे नीचे रखूंगा, रोटेशन देखना ही नहीं। आपको एक चौंकाने वाला तथ्य बता देते हैं, हर साल एक ही क्वेश्चन रोटेशन का आता है, मॉडर्न फिजिक्स के एवरेज 3 क्वेश्चन आते हैं, तो रोटेशन सबसे आखिरी में रिवाइज करेंगे, उसका रिवाइज करने का तरीका मैं सबसे बाद में बताऊंगा, रोटेशन अभी नहीं करना। हाँ, ग्रेविटेशन, अब कहोगे रोटेशन से तो 56 सवाल आए हैं, भाई रोटेशन से नहीं, सेंटर ऑफ मास भी इसमें है, तो इसको सबसे आखिरी में करेंगे, अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन 38 सवाल, इजी, इजी है ये, बहुत आसान है, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलता जुलता है। और ग्रेविटेशन में कैपिलर लॉ पे बेस्ड सवाल आते हैं, या फिर जो ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला पोर्शन है, फील्ड निकालने वाला, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर नीचे कैसे बदलता है, वो वाला पोर्शन। तो भाई साहब मुझे जो है यहां पे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कौन, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन करिए, मजे में रहिए। ठीक है, अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड 41 सवाल आए हैं, बहुत सारे सवाल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है आपके लिए यहां पे। सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये भी थोड़ा बड़ा पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है पढ़ने के हिसाब से, तो क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करता है, तो फ्लूइड्स यहां मैं रखूंगा। फ्लूइड्स को मैं बाद में करूंगा, सवाल ज्यादा हैं, ठीक है मैं समझ रहा हूं सवाल ज्यादा हैं, आपको लालच आ रही होगी, लेकिन इसको बाद में कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको बहुत वैल्यू देके जाएंगे कम समय में। अच्छा, फिर कौन है ये, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसको भी बाद में करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स, बहुत सही चीज है भाई साहब, 60 सवाल करीब आया थर्मोडायनेमिक्स से, कितना है 60। मैं अब कहूंगा थर्मो पढ़ लो भाई साहब, थर्मो जो मजे देगा ना वो कोई नहीं दे सकता। 60 सवाल, 43 सवाल, मतलब एवरेज वही रहता है। केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स करिए, मजे ही हैं आपके भाई साहब, आसान, आसान, बहुत आसान है। तो केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स आप रिवाइज कर सकते हैं, इनमें प्रायोरिटी लिस्ट में आप ऊपर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन ये पहले करने हैं आपको। मैं तो चाहूंगा यूनिट डायमेंशन कर लो, थर्मो कर लो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना थर्मो करना है पहले, ठीक है। ऑसिलेशंस, वेव्स, उसके बाद आपका बोल सकते हैं एसी, ईएम वेव, ये सब जुड़वा हैं, सब जुड़वा है। क्यों? एसी में साइनोसॉइडल वेव यूज होती है, एसएचएम में साइन फंक्शन यूज होता है, वेव में साइन फंक्शन यूज होता है, ईएम वेव में साइन फंक्शन यूज होता है। सबको सॉल्व करने का, सबको पढ़ने का तरीका फेजर, सब फेजर से पढ़े जाते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा इनको एक साथ समझो। किनको? इनको। आप एसी, एसएचएम, वेव, मैकेनिक्स वाली, वेव ऑप्टिक्स और ईएम वेव, आप चौंक जाओगे नंबर ऑफ सवाल देख के इनके। अभी मैं आपको दिखा देता हूं, जोड़ लो आप। देखो वेव ऑप्टिक्स के सॉल्यूशन गलती से लिख गया है। वेव ऑप्टिक्स 32 सवाल आया है, मैक्सिमम सवाल की बात करें, मिनिमम की बात करें तो 21। वेव ऑप्टिक्स अल्टरनेटिंग करंट 38 सवाल, 32 38 60 70 हो गया, सॉरी 70 ये हो गया। अब मैं आपको बात करूं कहां पे गया, वेव हो गया, ये हो गया ईएम वेव 24, इनको जोड़ो 38 24 32, इसको 32 हटा देते हैं, ये 32, ये कितना हो गया, ये 70 हो गया, 94 सवाल, 94 सवाल यहां से हो गया। और आपको मैं बताता हूं कहां पे चलना है, यहां पे ये इस जगह पे आइए आप जरा, वेव और इनका मिला के जोड़ लो, ऑसिलेशन का 35 16, यार कितने सवाल आ रहे हैं, समझ रहे हो? थोड़ा बुद्धि लगा के सोचो। और इन सबको अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा बहुत अगर पढ़े लिखे होगे तो इनको पढ़ने का लगभग तरीका फेजर से होता है। थोड़ी बहुत फेजर वाली दिक्कत जो आपकी दूर हो जाती है तो ये चैप्टर आसान लगने लगते हैं। एसी आपको डिफिकल्ट क्यों लगता है? क्योंकि साइन वगैरह आ जाता है, साइन में जोड़ना होता है तो तकलीफ होता है। अगर इनको पढ़ोगे तो सबकी पढ़ाई एक ही जैसी होती है, इन सबकी पढ़ाई एक ही जैसी है, और इनकी पढ़ाई तो एक जैसी है। वेव इक्वेशन चाहे यहां पढ़ो, चाहे यहां पढ़ो, चाहे यहां पढ़ो, एक जैसा है। जो फंक्शन होता है उसकी कैलकुलेशन, दो साइनोसॉइडल फंक्शन को जोड़ना घटाना, फेजर एनालिसिस जैसे यहां होती वैसे यहां होगी, वैसे यहां होगी। इनको एक साथ पढ़ोगे, करीब करीब मान के चलो आपने मेजर पोर्शन खत्म कर दिया होगा, मेजर पोर्शन खत्म कर दिया होगा। तो ये आपकी हाई प्रायोरिटी में आएंगे, इनको आप पहले खत्म करिए। किनको? किनको? एसी, ईएम वेव, वेव, और कौन हो गया हमारा, एसी, ईएम वेव, वेव और एसएचएम। एसएचएम थोड़ा ट्रिकी हो सकता है क्योंकि मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है, लेकिन एसी, ईएम वेव, वेव तो आपके बहुत ज्यादा स्कोरिंग है ना भाई साहब, तो इनको आप पहले करिए। आप देखोगे आपके पेपर के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यहां से आने वाले कवर किए ले रहे हैं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो आप कवर किए ले रहे हैं। तो आपको ऑसिलेशन, वेव, ये सब एक साथ पढ़ डालना है। तो मेरे ख्याल से प्रायोरिटी लिस्ट में हमने डाल दिया। आप इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देखे जा रहे हो। फिर यहां पे अभी इसको रुकते हैं, इसको रुकते हैं, इसको रुकते हैं। यहां पे मैग्नेटिज्म मैटर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पोर्शन सिलेबस में नहीं है, कुछ कुछ पोर्शन है, लेकिन आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक से मिलते जुलते से बोल सकते हैं, डायपोल से जो ऑसिलेशन वगैरह क्वेश्चन कर सकते हैं। एसी हमने कवर कर ही लिया है और ये कवर कर लिया। हां, अब बात करते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन आसान है। क्यों? अगर आप करते जाओगे तो बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं आती, टू द पॉइंट कैलकुलेशन आती है। यहां केसेस ज्यादा हैं, प्लेन सरफेस, कर्विकल सरफेस, क्रिटिकल एंगल और प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, केसेस ज्यादा हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, रोटेशन जैसी मेहनत नहीं कि पागल हो जा रहे हो। तो रे ऑप्टिक्स भी आप इस प्रायोरिटी लिस्ट में डाल सकते हैं। रे ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग भी है, आप खुद देख सकते हो। रे ऑप्टिक्स से 32 सवाल आया, कंसिस्टेंसी देखिए 30 से 32 सवाल आया है। तो रे ऑप्टिक्स भी आपका मतलब का चीज है, बढ़िया चीज है, इसको आपको याद करना चाहिए, करना चाहिए। अगर आप इसके खाली पीवाईक्यू लगा ले जाओ, 150 करीब पीवाईक्यू होंगे, 250 करीब, इन पीवाईक्यू को अगर आप लगा ले जाओगे तो सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे, आप देखोगे सब पैटर्न एक ही जैसे रिपीट हो रहे हैं, बहुत अलग यूनिक क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो रे ऑप्टिक्स भी आपके लिस्ट में आना चाहिए। उसके बाद आ रहे हैं बॉस।
कौन? मॉडर्न फिजिक्स। भाई जिसने मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज नहीं किया वो बिल्कुल क्रिमिनल है, उसने तैयारी के साथ क्राइम किया है। मॉडर्न फिजिक्स, अब अगर मैं आपसे पूछूं स्ट्राइक रेट क्या है मॉडर्न फिजिक्स के आने का और रोटेशन के आने का? रोटेशन के आने का स्ट्राइक रेट है एक सवाल, एक सवाल। मॉडर्न फिजिक्स के आने का स्ट्राइक रेट है 3 सवाल से भी ज्यादा, 3.4 के आसपास का स्ट्राइक रेट है मॉडर्न फिजिक्स का। तुम कहोगे नहीं नहीं अभी वहां 60 सवाल था। 60 सवाल था, 30 27 कितना हो गया? 57, 60 पूरा हो गया, ठीक है ना। और 24 कितना हो गया बताओ जरा, जोड़ो। और ये 42 कितना हो गया? रोटेशन के फूफा भी नहीं आ पाएंगे यहां तक, ठीक है ना। 30 20 50 57, 57 और जो 24 हमने किया 81 और 81 42, पता 100 सवाल से ज्यादा। मॉडर्न फिजिक्स में 100 सवाल से ज्यादा सवाल आते हैं, आए हैं मतलब। कुल मिला के ये मैक्सिमम है और मिनिमम भी लगभग लगभग वैसे ही है। तो एवरेज की बात करी जाए तो वही रहता है। पर अगर मैं शिफ्ट बात करूं 3.3 सवाल से भी ज्यादा, 3.45 सवाल के आसपास आता है ये। तो पर शिफ्ट भी बहुत सारे सवाल आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के, रोटेशन के नहीं आते। बार बार रोटेशन क्यों करें? जिसका डर ज्यादा है ना उसी से तुमको बता रहे हैं, ठीक है ना। मॉडर्न फिजिक्स पे फोकस करिए भाई साहब। मॉडर्न फिजिक्स ये वो टॉपिक है, ये वो यूनिट है जो आपको राजा बनाएगी, ये वो यूनिट है जो आपको राजा बना देगी मॉडर्न फिजिक्स। अच्छा मॉडर्न फिजिक्स में लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर में बहुत डर लगता है। भैया सेमीकंडक्टर में तुमको किसने बोला? पहले डायोड पढ़ लो, जाके लॉजिक गेट पढ़ लो। मैथ्स के स्टूडेंट हो, बूलियन अलजेब्रा बिल्कुल मतलब क्या बताएं, बिल्कुल टाइप की आती है। लॉजिक गेट का सवाल कोई भी पेपर देख लो, अगर उसमें ना आया हो तो बताओ। कोई भी शिफ्ट देखो, पहला सवाल तो लॉजिक गेट का ही किया करो, पहला सवाल लॉजिक गेट का ही डाला करो। तो भैया 4 नंबर तो फिक्स है फ्री के सेमीकंडक्टर से। सेमीकंडक्टर पहले लॉजिक गेट पढ़ो, उसके बाद पढ़ो तुम डायोड्स। डायोड्स में पढ़ो एलईडी का फंक्शन और फोटो डायोड का फंक्शन और आपका जेनर डायोड का फंक्शन, बस खत्म। आसान आसान सवाल। और मैं तो कहता हूं पीवाईक्यू लगा डालो, सारे कंसेप्ट भी उसी में आ जाएंगे, सारे के सारे कंसेप्ट उसी में आ जाएंगे। पीवाईक्यू लगा लो, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर में लॉजिक गेट से पढ़ाई शुरू करो, कोई दिक्कत ही नहीं। अच्छा तो फिर अब आपके चैप्टर बचे कौन कौन से? ये चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, पोटेंशियल, करंट। देखो करंट वाला चैप्टर बड़ा है, लोग डरते हैं इससे, डरना नहीं है। तुम बोलोगे स्टार डेल्टा हो गया, बहुत बड़ा बड़ा सर्किट आ गया। देखो पिछले 5 साल में आया है, देखो पिछले 5 साल में आया है? नहीं आया है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो है आपका 10वें नंबर पे जो लिख रहे हैं करंट, ये भी आसान ही है। और इसको जब पढ़ोगे ना तो थर्मल वाले का जो आपका बोल सकते हो कंडक्शन वाला पोर्शन है अपने आप रिवाइज हो जाएगा, जिससे सवाल आता है, ठीक है। तो करंट आप रिवाइज कर लो, सस्ते में निपट जाओगे, आसानी में निपट जाओगे, बढ़िया रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैं यहां रखूंगा, क्यों यार? इलेक्ट्रोस्टैटिक ना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत फॉर्मूले हैं। लेकिन 12th के बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक पे समय बहुत देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कठिन है, कठिन वाले को मैंने सबसे नीचे रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक किया जा सकता है, बड़ा है। हां इलेक्ट्रोस्टैटिक करोगे तो आपका ग्रेविटेशन कवर हो जाएगा, तो इसको करने से फायदा रहेगा। लेकिन पहले इनको कर लो, इसको कर लेना आप, है ना। और जब आप करंट कर रहे हो तो कैपेसिटर का पीछे वाला पोर्शन, सर्किट वाले चीजें कर सकते हो। तो कैपेसिटर का जो सर्किट वाला पोर्शन है यहां पे कर लेना, और करंट वाला और इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले पोर्शन में जो कैपेसिटर का पोटेंशियल वाला यूनिट है वो वहां कवर कर लेना, ठीक है। लेकिन जब इसका सर्किट पढ़ना तब इस कैपेसिटर वाले का भी सर्किट रिवाइज कर लेना। अच्छा अब क्या बचता है? अब आपका बचता है मैग्नेटिज्म वाली यूनिट। मैग्नेटिज्म वाली यूनिट थोड़ी ट्रिकी है, क्यों? क्योंकि उसमें क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है, उंगली उंगली घुमानी पड़ती है, थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन उतना भी तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने इसमें बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं। तो अब आप अगर यहां देखो, ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो 3 चीजें हैं, इसमें से ये चीज तो बहुत आसान है। इंडक्शन वाली चीज ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हां थोड़ा
डायरेक्शन डायरेक्शन समझने में दिक्कत होती है, और फिर इसको भी करने में थोड़ा दिक्कत होती है क्योंकि इसमें डायरेक्शन सीधी नहीं निकलती, क्रॉस प्रोडक्ट से निकलती है। तो इसको मैं यहां पे डालूंगा मैग्नेटिज्म वाली यूनिट, मैं अपने हिसाब से यहां इसको डालूंगा पूरा मैग्नेटिज्म वाला यूनिट और EMI। ठीक है, अब देखो जरा क्या है यहां पे, क्या है यहां पे। अब आप जरा नोटिस करोगे, ये वो चैप्टर्स हैं जिनको बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यूनिट डायमेंशन को, 1D को, ग्रेविटेशन को, थर्मल फिजिक्स को, थर्मोडायनेमिक्स KTG को, और यहां जो थर्मल फिजिक्स है उसको यहां पे कर सकते हो। थर्मल फिजिक्स में जो तुम्हारा कंडक्शन वंडक्शन आता है वो सब, AC और EM वेव, SHM, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये वो है जो आसान है, जो आपको बहुत नंबर देगा। ये थोड़ा शेडेड है। करंट आसान आता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, लगभग इसका 2.3 का स्ट्राइक रेट है ना। तो और इजी स्ट्रक्चर आते हैं, PYQ करोगे मजे आ जाएंगे आपको। बहुत अंट शंट किताबें करने लग जाओगे तो पागल हो जाओगे, वो करना भी नहीं है आपको। तुम कहोगे नहीं आ गया तो अगर मगर मत करो। अगर मगर करना था तो पूरे साल से तैयारी करते, आखिरी के 50 दिनों में तैयारी करना है ना, तो जो कहे वो मानो, समझे। अब तुम कहोगे नहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या होगा, सिलसिला पिक्चर थोड़ी ना चल रही भाई यहां पे। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होगे तो वैसा होगा, ये सब नहीं चल रहा ना। सिंपल सी बात क्या है, इनको पहले करिए। करंट वाला टॉपिक आसान है, कैपेसिटर वाला भी टॉपिक, सर्किट वाला पोर्शन आसान है। कैपेसिटर का जो सर्किट के अलावा जो पूरा पढ़ोगे पोटेंशियल वाला, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ साथ पढ़ सकते हो। ये थोड़ा डिफिकल्ट में आता है, इसके लिए मैंने इसको थोड़ा इधर कर रखा है। तो मोटा मोटा हम कहना ये चाहते हैं भाई साहब आपसे कि जो तुम ये पहले देखे थे ना यार, इसका तो बहुत वेटेज है। अब खुद सोचो, बुद्धि लगा के देखो, इस मैकेनिक्स का बहुत ज्यादा वेटेज है, लेकिन अगर आप पीछे जाओगे तो इसका वेटेज ज्यादा है। तो देखो मैंने जब इजी में रखे थे तो ये पूरा पोर्शन मैंने इजी में रखा था, पूरा पोर्शन इजी में रख दिया था मैंने, ये पूरा इजी वाले में था। और जिसका वेटेज बहुत ज्यादा था, जिसको तुम कहते बहुत ज्यादा वेटेज, वो भी इजी में ही आ रहा है, वो भी इजी में ही आ रहा है, वो भी इजी में ही आ रहा है, बस ये नहीं आ रहा इजी में। तो जो आपका मेजर है 50% जो आपका सिलेबस खत्म होता है वो तो इजी है। 50% जो सिलेबस खत्म हो रहा है वो इजी है भाई, सोचो ना। मैकेनिक्स और ये वाला पोर्शन इजी में आ रहा है, ये 50% है, उसको हमने यूज कर लिया। बाकी का स्मार्टली खेल गए हम। जैसे हमें वेव पढ़ना है, हमें वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, हमें AC पढ़ना, वो एक ही जैसी कैलकुलेशन है, उसको एक साथ पढ़ लिया, समझ रहे हो ना। तो ज्यादा लोड मत लो, ज्यादा लोड मत लो। सिंपल क्या करना है, जो मैंने प्रायोरिटी लिस्ट बताई है, अगर इन 50 दिनों में फॉलो करोगे तो आप उन्हीं 50 दिनों में जब ऐसे बैठ के पढ़ रहे होगे तो सबसे ज्यादा रिजल्ट निकाल सकते हो, है ना। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। अच्छा, अब आप कहोगे सर रोटेशन का तो बताया नहीं आप, फ्लूइड का तो बताया नहीं आप। देखो रोटेशन में बेटा डराते हैं खाली आपसे। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सबसे इजी, सबसे ज्यादा सवाल आता है। कोलिजन वाले क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, टेंशन मत लो, जो PIQ वही कर लो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी मिलेंगे, फिर वही बात पढ़ लेते शुरू, फिर जो कह रहे हैं ना नाटक नहीं। तो सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन कैलकुलेशन नोट कर लो, उसको करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर साल आता है भाई, इजी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन देखो। टॉर्क की कैलकुलेशन R क्रॉस F हर साल आता है। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशन हर साल आता है। कंजर्वेशन आएगा तो फंस जाओगे अगर बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी तो। लेकिन अगर PYQ की होगी, अगर बुद्धि भी सही रहा, दिन भी सही रहा, तो फंस जाएगा भाई, वो कर ले जाओगे। तो रोटेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं, हाँ उसकी वैरायटी ज्यादा हो जाती है इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट पड़ जाता है, लेकिन उसमें भी अगर स्मार्ट प्ले करोगे तो सेंटर ऑफ मास निकालना, सेंटर ऑफ मास के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, टॉर्क निकालना, एंगुलर मोमेंटम निकालना, अगर इस पे कॉन्फिडेंस रखोगे तो इसके सवाल भी कर ले जाओगे, इसके भी कर ले जाओगे, ऐसी बात नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं क्यों समय दूं, क्योंकि इसके मैं अगर 25 सवाल करूंगा तब मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर मैंने मॉडर्न फिजिक्स के 25 सवाल कर लिए, वेव ऑप्टिक्स के 25 सवाल कर लिए ना, तो मैं बिल्कुल आग लगा दूंगा भाई, आग। तो मैं तो वो काम करूंगा ना जिसमें आग लगाऊं, है कि नहीं। तो इसको कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कर सकते। अब रही बात फ्लूइड्स की, फ्लूइड्स में सरफेस टेंशन से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो कर लो, और उसमें भी अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तुमको सही से विजुलाइज हो गया कोई दिक्कत ही नहीं है। बर्नौली के क्वेश्चन आते हैं, आसान होते हैं। बर्नौली अगर सीख गए, PYQ में बर्नौली फंस रही है तो उसको कर लोगे तो याद रहेगा, तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं फ्लूइड बहुत डिफिकल्ट होता है,
बस फ्लूइड में सरफेस टेंशन थोड़ा विजुलाइज करने में दिक्कत होता है, तो सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कांटेक्ट अच्छे से विजुलाइज कर लो, जितना कर सकते हो, बढ़िया से सवाल हो जाते हैं। उसके बाद आप यहां पे बर्नौली सीख लो। अब इसका जो एक पोर्शन और है, कौन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वो तो भैया उसमें तो टू द पॉइंट फॉर्मूला आता है। उसमें जो लीनियर जो चेंज होता है, जिसमें यंग मॉडुलस यूज होता है, वो तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को तुम समझ के कर सकते हो, स्प्रिंग की एनर्जी के हिसाब से भी कर सकते हो। तो उसको अगर पढ़ोगे, उसके अगर क्वेश्चन कर लोगे, तो कुछ कुछ फॉर्मूले उसी पे बेस सवाल आते हैं, वो कर सकते हो। इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का सॉलिड वाला पोर्शन आसान है, फ्लूइड में थोड़ा पोर्शन डिफिकल्ट है, हाँ, लेकिन अलग टाइप का है, इसलिए पढ़ने में समय लगता है, कॉन्फिडेंस देर में आता है, इसलिए इसको मैंने यहां रखा है। ठीक है, ईएमआई और मैग्नेटिज्म में थोड़ा डायरेक्शन का लफड़ा होता है, लेकिन फिर वही बात, मैं इसको भी कर सकता हूं, लेकिन फिर मुझे अगर मैं इस वाले यूनिट के 10-10 सवाल करने पर कॉन्फिडेंस गेन करूंगा, तो यहां मुझे 15 से 20 सवाल करने पड़ेंगे। तो मैं पहले इसको करूंगा ना, समय बचेगा तो इसको भी करूंगा, बस इतना ही करना है। तो भाई साहब, मेन मुद्दे की बात आप समझ गए होंगे, क्या करना है, कैसे नहीं करना है। आपको पहले यूनिट डायमेंशन, मोशन 1D, एनएलएम में फ्रिक्शन छोड़ के पूरा एनएलएम में भी हमारा dp/dt F इज इक्वल टू टाइप का क्वेश्चन, पुली ब्लॉक वाला क्वेश्चन करना है। फिर हमें वर्क पावर एनर्जी सिंपल क्वेश्चन करने हैं, जिसमें वर्क एनर्जी थ्योरम और एनर्जी कंजर्वेशन की बात हो रही हो। फिर मुझे जाना है कहां पर, फिर हमें जाना है SHM, AC, EM और वेव ऑप्टिक्स, वेव, इन पे जाना है। ग्रेविटेशन बहुत आसान, मस्त हलवा क्वेश्चन खूब आते हैं, वो करना है। फिर हमें क्या करना है, कहां गया, कहा छूट ना जाने, बाद में कहो छोड़ दिए, बस हाँ इतने में कवर हो गया। फिर हमें थर्मोकेटीजी, तो मैं भूल ही गया, बताओ भाई साहब, इतना नंबर आता है, भूल गए, ये कर लेना है। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और कैपेसिटर, करंट में ज्यादा लोड नहीं लोगे, दिमाग ठंडा करके सोचोगे तो करंट सबसे आसान, सबसे स्कोरिंग होने वाला है। करंट में बहुत अंडरस्टैंड सवाल मत करना, 10-10 सर्किट वाले मत करना, सिंपल करना, कर ले जाओगे, उसी से मिलता है कैपेसिटर भी कर ले जाओगे, तो आसानी से हो जाएगा। तो भैया बस इतना कोशिश करो, इधर वाला तुमको बता दिया, इतना करोगे तो काम बन जाएगा। और बाकी तुम भाई ज्ञान कहीं से भी लेते रहो, पढ़ते रहो, यहां वहां वीडियो देखते रहो इधर उधर, तो तुम पागल बनते रहो, उसका कोई इलाज नहीं। कम समय में मजे लाना चाहते हो तो ऐसे करो, ठीक है। चलो अपना ध्यान रखो, मस्त रहो, बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना।